प्रेशर। अब वेपर प्रेशर को हम वीपी से डिनोट करेंगे, इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझना। वेपर प्रेशर समझाने के लिए मैं स्टार्ट करता हूँ तो मैं इवेपोरेशन से। इवेपोरेशन क्या होता था, है ना, व्हाट इज इवेपोरेशन? इवेपोरेशन तुम्हें पता ही है, पानी रहता है, पानी इवेपोरेट करता रहता है। कोई भी लिक्विड हो, कोई भी लिक्विड अगर हमने रखा है कंटेनर में, तो लिक्विड के पार्टिकल जो हैं वो बाहर निकलते रहते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवेपोरेशन। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि क्यों बाहर निकलते हैं? बाहर निकलने का एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट तुम समझ सकते हो। ऐसा क्या होता है, हमें पता है हर एक जो पार्टिकल रहता है या जो हर एक लिक्विड सॉलिड या गैस है, सबके अंदर पार्टिकल्स होते हैं, और पार्टिकल्स के बीच में होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो मान लो ये वाटर है, और वाटर के अंदर हम दो पार्टिकल कंपेयर करने वाले हैं, एक पार्टिकल जो टॉप सरफेस टॉप लेयर पे और एक पार्टिकल जो बीच में। अब जो बीच का पार्टिकल है उसके चारों तरफ पार्टिकल्स हैं, वो चारों तरफ से सराउंडेड है। सराउंडेड होने की वजह से चारों तरफ से उसकी जो फोर्सेज हैं दे आर ऑल बैलेंस्ड। किसी भी तरफ से उसकी अट्रैक्शन होगी वो सारी की सारी बैलेंस्ड होगी। तो इस पार्टिकल पे कोई नेट फोर्स नहीं लग रही है, इसकी एनर्जी कंपैरेटिवली कम है बिकॉज इट इज स्टेबल। बट जो पार्टिकल टॉप लेयर पे रहता है वो पार्टिकल उतना स्टेबल नहीं होता, क्योंकि अब इसके ऊपर तो कुछ है नहीं, तो इस पार्टिकल को सिर्फ नीचे से खींचा जा रहा है ना। तो ये पार्टिकल जो है टॉप लेयर का वो सिर्फ नीचे से अट्रैक्टेड है और कहीं से अट्रैक्टेड नहीं है। बिकॉज ऑफ दैट इट इज़ हायर एनर्जी कंपेयर टू द पार्टिकल विच इज़ इनसाइड। अंदर वाले पार्टिकल के मुकाबले इसकी एनर्जी ज़्यादा है। अब होता क्या है, जब पार्टिकल टकराते रहते हैं तो सरफेस के पार्टिकल जिन पे ज़्यादा एनर्जी, और अगर कोई आगे से टकराएगा तो ये वाला पार्टिकल बाहर निकल सकता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करके। सिमिलरली जितने पार्टिकल हैं ये बाहर निकल सकते हैं, इनकी जगह कोई और पार्टिकल आ जाएगा। तो इस प्रोसेस से जो पार्टिकल्स हैं दे आर मूविंग आउट ऑफ द लिक्विड, जिसकी वजह से इस सॉल्यूशन का जो सॉल्यूशन बचा है इसका जो मास है वो धीरे धीरे करके डिक्रीज होने लगेगा। अभी जो लिविंग ऑफ पार्टिकल है, इस चीज़ को, ये जो प्रोसेस हो रहा है, इस पूरे प्रोसेस को बुलाया जाता है इवेपोरेशन। सबको समझ आ गया? किसी को कोई डाउट? जो इवेपोरेशन है वो किस में हो सकता है? सिर्फ लिक्विड्स में ही हो सकता है, सॉलिड में तो हो नहीं सकता। सॉलिड के पार्टिकल कैसे बाहर निकलेंगे? दे आर ऑल, वो एक सारे के सारे सॉलिड का पार्ट है। गैस तो वैसे ही उसमें रहती है, तो इवेपोरेशन लिक्विड्स की प्रॉपर्टी है। समझ गए ना? इसमें हो क्या रहा है, मेन चीज़ मास ऑफ द लिक्विड इज डिक्रीजिंग। क्यों डिक्रीज कर रहा है? बिकॉज हमने ये जो कंटेनर है वो एक ओपन कंटेनर ले रखा है, ओपन सिस्टम बोल सकते हैं, मास एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, अब लेट्स सी अगर मैं इवेपोरेशन करवा रहा हूँ, बट मैं करवा रहा हूँ किसके अंदर? एक क्लोज्ड कंटेनर के अंदर। ठीक है बेटा, तो अगर मैं क्लोज कंटेनर के अंदर करवा रहा हूँ तो सेम कॉन्सेप्ट है। अब एक बस हमने क्या ले लिया, क्लोज कंटेनर ले लिया, बाकी कोई चेंजेस नहीं है। तो क्लोज कंटेनर के अंदर लिक्विड है हमारा, लिक्विड के अंदर कई सारे पार्टिकल है, पार्टिकल को डॉट डॉट से दिखा देते हैं। पार्टिकल एस्केप करेंगे तो ऊपर भी आ जाएंगे, पर अब क्या होगा, ऊपर धीरे 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 करके इवेपोरेशन होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। एक पॉइंट आएगा जब इवेपोरेशन बंद हो जाएगा, क्योंकि अब ऊपर जगह ही नहीं है। समझ रहे हो? इवेपोरेशन तब तक ही होगा जब तक जगह है। जैसे तुम्हें पता है चीनी मिला रहे हो पानी में, मिलाते रहोगे। ये थोड़ी है कि हम इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ शुगर डिजोल्व कर सकते हैं किसी लिक्विड के अंदर। हम सिर्फ उतनी ही डिजोल्व कर सकते हैं जितनी उसके अंदर मैक्सिमम आ सकती है, जब तक वो सेचुरेट ना हो जाए। समझ के? तो वेपर्स भी जब बन रही हैं इवेपोरेशन से, वो जब तक ही हो सकता है वहाँ पे जब तक कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वेपर ना आ जाए, यहाँ पे सेचुरेशन ना हो जाए। अब ऐसा नहीं है कि सेचुरेशन होने के बाद वेपर्स नहीं बनेंगे, वेपर्स बनेंगी, बट वहाँ पे इक्विलिब्रियम आ जाए। समझे? फिलहाल हम बात करें इवेपोरेशन की, तो इवेपोरेशन हो रहा है, होता जा रहा है। अब क्या होगा, जैसे जैसे इवेपोरेशन होगा कंडेंसेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। पार्टिकल्स जो हैं वो वापस से टकरा के लिक्विड में आने शुरू हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल पानी की बोतल देखी होगी, एक पानी की बोतल जिसमें आधा पानी है, पूरा फुल नहीं है, अगर उसको गर्मियों में रख देते हैं, आसानी से गर्मियों में दिखता है, तो उसको हमने देखा होगा तुमने, धीरे धीरे करके उसको काफ़ी देर छोड़ दिया तो उसकी जो वॉल, कंटेनर की वॉल रहती है, उस पर बहुत छोटी छोटी ड्रॉप्स बन जाते हैं पानी की कंटेनर की दीवार पे। ठीक है, बॉटल के ऊपर वो ड्रॉप्स क्यों आ रही है? क्योंकि लिक्विड था, जैसे यहाँ पे बॉटल थी, तो वेपर्स ऊपर गई, वेपर्स जाने के बाद यहाँ पे टकरा गई, इधर उधर टकराने के बाद वेपर्स उस पर जमना स्टार्ट हो गई, तो इसलिए कंडेंसेशन की वजह से वहाँ पे वाटर की ड्रॉपलेट्स आ गई। सबको समझ आ गया? तो इसलिए क्या क्या हो रहा है, इवेपोरेशन भी हो रहा है, साथ साथ कंडेंसेशन भी हो रहा है। सबको समझ आ गया? अभी जो इवेपोरेशन और कंडेंसेशन है, ये जब बराबर हो जाते हैं, 10 पार्टिकल ऊपर गए, 10 ऊपर से कंडेंस हो गए, तो ऊपर की वेपर्स हो गई है कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होगी। उस पॉइंट को बोला जाएगा कि वहाँ पे इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। सबको समझ आ गया? इक्विलिब्रियम वाला पोर्शन पढ़ा ही होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, जिसको लिखना है पॉज कर लो। फैक्टर्स कौन कौन से हैं?
फैक्टर्स इफेक्टिंग इवेपोरेशन, कौन कौन सी चीज़ों से इवेपोरेशन बढ़ता है कम होता है? सबसे पहला, ठीक है, टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली इवेपोरेशन बढ़ेगा। हीट दोगे तो लिक्विड आसानी से वेपर में कन्वर्ट हो पाएगा, है ना। जितने ज़्यादा वेपर्स बनेंगे उतना ज़्यादा इवेपोरेशन होगा। सेकेंड हो गया सरफेस एरिया। एक छोटा कंटेनर है और एक बहुत बड़ा कंटेनर है, दोनों के अंदर लिक्विड है, तो इससे जो इवेपोरेशन होगा, मान लो 3 वेपर बन रही है तो इससे तो बहुत ज़्यादा वेपर बन सकती है, जितनी मर्जी बना लो। समझ आ गया? जितना ज़्यादा उसको फैलाते जाओगे, दोनों में मान लो पानी बराबर है दोनों में, पर जिसमें ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उसका इवेपोरेशन फास्ट होगा, ज़्यादा इवेपोरेशन होगा। तो सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इवेपोरेशन। सबको समझ आ गया? ठीक है। दूसरा है, मान लो एक हमारे पास ऐसा इवेपोरेशन का बॉक्स है, एक 2 ग्लास है, ठीक है। दोनों में फ़र्क ऐसा है कि यहाँ पे वेपर्स बन रही हैं, यहाँ पे वेपर्स बन रही हैं। अब वेपर्स बनने के बाद क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ पे वेपर्स एकदम उड़ नहीं रही। एक में ऐसा है कि इसको बिल्कुल इसके आसपास कोई हवा नहीं चल रही, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हवा चल रही है। तो क्या होगा, हवा के साथ ये जो वेपर्स होंगी वो गायब होती जाएंगी, यहाँ से निकलती रहेंगी। तो एक हिसाब से इस कंटेनर के ऊपर जो लिक्विड है उसके आसपास वेपर्स बिल्कुल थोड़ी बहुत होंगी, एयर की वजह से वो सारी सारी निकल गई। यहाँ पे वेपर्स काफ़ी ज़्यादा है। अब क्या होगा, इवन दो एक क्लोज कंटेनर नहीं है, बट वेपर अभी आ नहीं सकती ऊपर, यहाँ से इवेपोरेशन थोड़ा कम हो जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेपर्स पहले से हैं, इस एरिया में वेपर्स हैं। जब तक ये वेपर पूरे डिस्ट्रीब्यूट होकर बाहर नहीं चली जाती, जब तक और लिक्विड या और वेपर उतनी जल्दी नहीं बनेंगी जितनी इसमें बनेंगी, क्योंकि यहाँ पर एयर के साथ निकल जा रही है वेपर, तो खाली पड़ा है, खाली जगह पे इवेपोरेशन फास्टर होगा। तो फ्लो ऑफ एयर ऑन टॉप सरफेस, ऊपर के जो सरफेस है अगर उसके ऊपर एयर फ्लो कराओगे तो भी इवेपोरेशन उसके साथ साथ हमारी बढ़ती चलेगी। फोर्थ आ जाता है हमारे पास नेचर ऑफ लिक्विड। लिक्विड के नेचर पे भी इवेपोरेशन डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास एक वाटर है, ठीक है, एक इथेनॉल है, और मान लो तुम्हारे पास है शहद ले लो, ठीक है। मुझे बताओ इसमें से कौन सबसे आसानी से इवेपोरेट होगा? इथेनॉल देखा होगा, थिनर वगैरह घर में रहते हैं, थिनर लगाते हैं, या कुछ थिनर कभी की देखा होगा बॉटल भी ओपन करते हैं तो उसकी वेपर बहुत जल्दी वेपर मतलब बहुत आसानी से आता है, और कहते हैं उसको बंद करके रखो नहीं तो उड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इथेनॉल बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, बहुत आसानी से उसकी वेपर्स बनती है, उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। हनी देखा, हनी तो तैरता ही नहीं है, उसको तो बॉटल भी उल्टी कर देंगे जब भी उसको गिरने में टाइम लगता है, और वाटर आसानी से गिर जाता है। तो इन सब में इथेनॉल जो है उसकी वेपर सबसे आसानी से बनेंगे। फर्स्ट नंबर पे इथेनॉल, सेकंड नंबर पे आएगा वाटर, और थर्ड नंबर पे आएगा हनी। तो इवन दो तीनों के तीनों का मान लो सरफेस एरिया बराबर है, टेम्परेचर सेम है, फ्लो ऑफ एयर सेम है, सब कुछ सेम है, फिर भी नेचर ऑफ लिक्विड पर भी डिपेंड करती है। समझ गए? तो इवेपोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इससे हम नेचर को लिंक कर सकते हैं। समझ गए? स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी तो पार्टिकल आसानी से एस्केप नहीं करेंगे, तो इवेपोरेशन जो होगा वो कम। ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट लिख लो, सबको समझ आ गए होंगे आई होप। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब क्वेश्चन आता, मान लो एक क्लोज कंटेनर है, अब हम धीरे धीरे वेपर प्रेशर की तरफ आ रहे हैं। ये सब चीज़ें उसका बेसिक्स है, क्योंकि जब तक ये नहीं पता होगा वेपर प्रेशर अच्छे से समझ नहीं पाओगे। किसी ने उसका थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लिया तो अटक जाएंगे। इवन दो क्वेश्चन होगा बहुत ही ईजी, समझे? सो लेट्स स्टार्ट। मान लो क्लोज कंटेनर है, तो क्लोज कंटेनर में हम इवेपोरेशन के प्रोसेस को अगर देखें तो वहाँ से वेपर प्रेशर को कैसे लिंक कर सकते हैं उसकी तरफ चलते हैं। समझ आ गया? सो इन अ क्लोज कंटेनर क्या रहेगा? मान लो एक क्लोज कंटेनर हम यहाँ पे ले लेते हैं, दिस इज अ क्लोज कंटेनर। इस क्लोज कंटेनर के अंदर हमने लिक्विड डाल दिया और कुछ भी नहीं है, सिर्फ पानी डाल दिया। तो पानी जैसे ही डाला तो पानी यहाँ पर हमारे पास है, ऊपर भी बिल्कुल वैक्यूम है, ठीक है। और मान लेते हैं हम इसके साथ अपन क्या करते हैं, इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं एक प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए मैनोमीटर, ठीक है। मैनोमीटर में क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगी मरकरी। तो मरकरी का लेवल पहले रहेगा बिल्कुल बराबर, क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं, ठीक है। इसको भी क्लोज कर लो, ऊपर भी मान लो वैक्यूम है, यहाँ पे अंदर भी वैक्यूम, यहाँ भी वैक्यूम, दोनों तरफ कुछ भी नहीं है, तो दोनों का लिक्विड नीचे जो मरकरी है उसका लेवल बिल्कुल बराबर है।
अब क्या होगा, जैसे जैसे यहाँ पे इवेपोरेशन होगा, अब इनिशियली तो इवेपोरेशन होगा, है ना, और इवेपोरेशन का क्योंकि सरफेस एरिया कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, सब कांस्टेंट है, तो इवेपोरेशन तो लगातार होता रहेगा और एकदम सेम रेट से होता रहेगा। तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे इवेपोरेशन तो चल रहा है, इनिशियली स्टार्ट हो गया, ऊपर कुछ है नहीं कि कंडेंसेशन हो, तो वेपर बढ़नी शुरू हो जाएंगे। वेपर जैसे जैसे इधर आएंगे, इधर तो वेपर है नहीं, इधर वेपर, ये वेपर इस पर पुश करेंगे नीचे, तो जो मरकरी है वो इधर से नीचे जाने लगेगा, धीरे धीरे करके नीचे जाएगा, जैसे जैसे ही नीचे जाएगा वैसे ही यहाँ से बढ़ना शुरू हो जाएगा और इन दोनों के बीच में डिफरेंस आएगा। समझ गए? अब क्या होगा, जैसे जैसे इवेपोरेशन बढ़ेगा ऊपर से वेपर्स कंडेंस होना भी स्टार्ट हो जाए, पहले कुछ था नहीं, अब जैसे ही वेपर बन गई तो कंडेंसेशन भी स्टार्ट हो जाए। ठीक है, सो जैसे वाटर है, अब H2O जो है, H2O लिक्विड रहेगा, H2O लिक्विड और वेपर के बीच का इक्विलिब्रियम है ना, गैस है। अब होगा क्या, यहाँ से वाटर है, इनिशियली तुम्हें पता है इक्विलिब्रियम पड़ा है T=0 पे, इनिशियली सिर्फ ये रहता है, कुछ कंसंट्रेशन है 0 होगा, तो इनिशियली ऊपर वेपर कुछ थी नहीं, नीचे से वाटर था, तो वाटर से ऊपर एवेपोरेशन चल रहा था, एवेपोरेशन चलता रहेगा, होता रहेगा। ठीक है, सो इनिशियली क्या है, इनिशियली सिर्फ ये है सी, ये 0 है, तो क्या होगा, जैसे T=T पर इसमें से कुछ कम होगा, वाटर नीचे से ऊपर जाएंगे, यहाँ पे कुछ बनेगा, एक पॉइंट आएगा T=T इक्विलिब्रियम, यहाँ पे सी में से कुछ कम हो चुका होगा, यहाँ पे कुछ बन चुका होगा, और ये जो है अमाउंट ये हो जाएगा कांस्टेंट, ये सबको पता है ना। तो सेम चीज़ यहाँ पर होगी, इवेपोरेशन हो रहा है, 3 वेपर ऊपर जा रहे हैं, कंडेंसेशन स्टार्ट होगा, कंडेंसेशन धीरे धीरे बढ़ेगा, फिर एक पॉइंट आएगा जब ऊपर और नीचे का दोनों का बराबर हो जाए, उस पॉइंट तक जितना भी यहाँ से लेवल नीचे जा चुका होगा, है ना, और जितना यहाँ से ऊपर गया होगा, उसके बाद जो बचेगा दैट विल बी लाइक दिस, है ना, तो ये ऊपर जाते जाते यहाँ तक पहुँच गया होगा, तो ये हमारा हो गया मरकरी का लेवल। सबको समझ आ गया? अभी जो कॉलम बन गया, इसमें अगर हम ये हाइट देखें तो यहाँ पर इस हाइट का डिफरेंस है, समझ गए? पहले बराबर थे, धीरे धीरे यहाँ से नीचे हो गया, दूसरी तरफ से ऊपर चला गया, अब दोनों के बीच में आ गया डिफरेंस। वो जो डिफरेंस है, ये वाला जो डिफरेंस है, इस मरकरी के वेट की वजह से अंदर का गैस बैलेंस्ड है, तो ये जो प्रेशर है दिस इज नोन एज वेपर प्रेशर। इसको वेपर प्रेशर क्यों बोल रहे हैं? जब मैक्सिमम वेपर जितनी बन सकती थी, मैक्सिमम वेपर्स बन चुकी है, तब जो प्रेशर एग्जर्ट होता है उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। इनिशियल से लेकर जब थोड़ी थोड़ी वेपर होती है, वो भी कुछ प्रेशर एग्जर्ट कर रही थी, जब ये थोड़ा बहुत चेंज आया था लेवल का, तब भी कुछ प्रेशर एग्जर्ट कर रही थी गैस, उसको पार्शियल प्रेशर बोलते हैं, ना कि वेपर प्रेशर। समझ आ गया? तो यहाँ पे दो चीज़ आ जाती है। मान लो हमारा मतलब इनिशियली क्या हो गया, अगर हम ढंग से इसको डिस्कस करें, T=0 से लेकर T=T तक क्या हो रहा है, इवेपोरेशन है, वो तो अपना कांस्टेंट है, ठीक है। कंडेंसेशन वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट होकर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बाद में कांस्टेंट हो जा रहा है। जब ये दोनों कांस्टेंट हो रहे हैं, कब कांस्टेंट हो रहे हैं? जब रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। जब एवेपोरेशन और कंडेंसेशन की दोनों की रेट बराबर हो जा रही है, तब इस पॉइंट पे हम बोल रहे हैं कि इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। समझ आ गया? जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है, जब हम बोलते हैं कि रिएक्शन रुक गया। अब जब इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है, एट दिस पॉइंट वेपर प्रेशर हमारा कहानी में आता है। ठीक है, सबको समझ आ गया? क्लियर? कोई कंटेनर है, लिक्विड है, लिक्विड एवेपोरेट होगा, जब मैक्सिमम एवेपोरेशन हो जाती है, इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका होता है, तब जो वेपर्स का प्रेशर होता है उसको बोला जाता है वेपर प्रेशर। इक्विलिब्रियम अटेन होने से पहले अगर प्रेशर हम निकाल रहे हैं तो उसको बोला जाएगा पार्शियल प्रेशर, ना कि वेपर प्रेशर। सबको समझ आ गया? उसको नोट कर लेना। तो मैं एक सिंपल सी डेफिनेशन से बता देता हूँ वेपर प्रेशर की। वेपर प्रेशर क्या है? इट इज प्रेशर ऑफ लिक्विड वेपर्स व्हेन liquid is in equilibrium with the vapor at a constant temperature। समझने के लिए जरूरी है, ठीक है? pressure of liquid vapors when liquid is in equilibrium with vapors at a constant temperature। समझ आ गया? किसी को कोई डाउट? अब देखो, H2O लिक्विड से हमने इक्विलिब्रियम डिफाइन करके बनाया H2O गैस। अब मैं यहाँ पे एक सिंपल से लैंग्वेज में तुम्हें समझा दूंगा इसका वेरिएशन किस तरीके से आती है, ठीक है? अब हमने क्या देखा, ये हो गया। अब मान लो इसका जो कुछ ना कुछ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा के क्यू, तो इसका जो के इक्विलिब्रियम है उसको मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूँ? उसको मैं बोल सकता हूँ केपी की टर्म्स में।
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। अब प्रेशर वाला क्या होता था, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, बट यहाँ पे रिएक्टेंट जो है इट इज लिक्विड, और लिक्विड का याद होगा, लिक्विड को 1 ले लेते हैं, राइट। वैसे भी यहाँ पे गैस है, लिक्विड है, लिक्विड का तो हम कुछ ले नहीं सकते, और प्योर लिक्विड की वैल्यू हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाले फॉर्मूले में 1 रखते हैं। तो अब लिखेगा प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट विच इज H2 गैस, तो प्रेशर ऑफ H2 गैस डिवाइडेड बाय 1, जो कि कुछ है नहीं। तो यहाँ पे Kp किसके बराबर आ रहा है, प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स, कब, जब इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है। तो इसी प्रेशर को बोला जा सकता है वेपर प्रेशर। सबको समझ आ गया। तो Kp किसके बराबर आ गया, दिस एट इक्विलिब्रियम जो प्रेशर है उसको वेपर प्रेशर बोलते हैं, बट ध्यान से देखोगे तो वेपर प्रेशर किसके बराबर आ रहा है, Kp विच इज एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू सिर्फ किसके साथ चेंज होती है, ओनली चेंजेस विद टेम्परेचर। तुम कुछ और करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ टेम्परेचर के साथ चेंज होता है। तो यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम्हारे पास निकल के आ रहा है कि वेपर प्रेशर की वैल्यू ओनली चेंजेस विद टेम्परेचर। अगर तुम्हें पानी दिया है, पानी चाहे 10 ml दिया हो, चाहे 1000 ml दिया हो, चाहे कितना भी दिया हो, वेपर प्रेशर पानी का हमेशा कांस्टेंट रहेगा जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट है, बिकॉज इट इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सबको समझ आ गया, किसी को कोई डाउट? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, ध्यान से इसको रखना है, समझ आ गया तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो हमने अभी तक क्या लिख लिया है कि वेपर प्रेशर सिर्फ टेम्परेचर के साथ चेंज होता है और किसी चीज़ के साथ चेंज नहीं होता है। वेपर प्रेशर निकलता कब है, जब एक लिक्विड और उसकी वेपर्स इक्विलिब्रियम में होती हैं, तब कांस्टेंट टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर डिसाइड किया जाएगा। ठीक है बेटा, अब इवेपोरेशन के हिसाब से पढ़ रहे हैं। तो अगर तुम्हें ग्राफ बनाने के लिए आ जाए रेट का, रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, इसको सीधा कर लेते हैं। एक रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ अगर हमें बनाना है तो भाई बताओ मुझे, रेट, इवेपोरेशन की रेट तो कांस्टेंट होगी इनिशियल जहाँ से, क्योंकि भाई जो एरिया है वो तो कांस्टेंट है, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कांस्टेंट होगी। इसको ध्यान रखना, ऊपर से मत बनाना कि भाई रेट ऑफ इवेपोरेशन, कई बार हमें क्या लगता है ना, हम ऐसा बना देते हैं कि भाई इवेपोरेशन कम हो रहा है, कंडेंसेशन बढ़ रहा है, दोनों मिलकर इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। नहीं, रेट ऑफ इवेपोरेशन कांस्टेंट है, क्योंकि सरफेस एरिया कांस्टेंट है, वो तो लगातार उतना ही इवेपोरेट करेगा जितना इवेपोरेट इनिशियली कर रहा था। बट रेट ऑफ कंडेंसेशन धीरे धीरे बढ़ेगी, धीरे धीरे करते करते बढ़ेगी, और एक पॉइंट के बाद, है ना, कंडेंसेशन धीरे धीरे बढ़ेगा, एक पॉइंट के बाद वो किसके बराबर हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे उस पॉइंट पर। ठीक है, जब ये दोनों बराबर हो गए, यहाँ पे रेट ऑफ, ये रेट ऑफ कंडेंसेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन जब बराबर हो जाएंगे तब हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। ठीक है, इस अटेन इक्विलिब्रियम का जो प्रेशर होगा उसका वेपर प्रेशर होगा। सबको समझ आ गया? तो रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ भी हो गया, इवेपोरेशन का, वेपर प्रेशर किसके बराबर होता है, Kp के बराबर, और ये सब टेम्परेचर के साथ चेंज होगा, ये भी कवर हो गया। यहाँ तक सबको समझ आ गया?